मैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, प्राध्यापक शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। मैं आज फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर पर अपना एक लेक्चर विक्टिमोलॉजी पर्सपेक्टिव पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, पीड़ित शास्त्री जैसा शब्द है यह अपराध शास्त्र से ही संबंधित है। अपराध शास्त्र का में अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो अपराध होता है ना। और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अपराध शास्त्र। क्योंकि इसकी अपराध शास्त्र के अंतर्गत जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो सारे वैज्ञानिक तौर पर किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें हम अपराध शास्त्र कहते हैं। अब जैसा कि आपको विदित है कि अब हम पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में हम बात करेंगे, उनकी ऐतिहासिक हम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर उसकी अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे और उसके अंतर्गत उसकी क्या भूमिका है, पीड़ित शास्त्र परिप्रेक्ष्य की क्या भूमिका है, अपराध में पीड़ित की क्या भूमिका है, उस पर हम अपना लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ अपराध के पीड़ितों को मुआवजे पर वाद विवाद के रूप में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से पीड़ितों को मुआवजे पर समाज जो है, सोसाइटी हमारी कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम विक्टिमोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो विक्टिम का मतलब क्या होता है? पीड़ित का मतलब क्या होता है? पीड़ित ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के व्यवहार से उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा हो या हानि पहुंची हो या चोट पहुंचा हो या दूसरे के व्यवहार से उसका जीवन समाप्त हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पीड़ित। पीड़ित शास्त्र पर काफी कुछ अध्ययन हमारे समाज में चल रहा है, हो रहा है और इस आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारे तो अध्ययन बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पीड़ित यह जानते हुए भी कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी वह पुलिस के पास नहीं जाते, पुलिस या थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट ना करने का क्या उद्देश्य होता है? तो यही उद्देश्य होता है कि पुलिस की कार्यवाही काफी लंबी होती है और साथ ही साथ उनका बार बार थाने में बुलाना और बार बार उनके पीड़ित के साथ ही साथ परिवार से भी जो प्रश्न होते हैं उसके आधार पर वो सब परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे जो क्राइम है, अपराध है, वह थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखा पाते। तो इस प्रकार से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वह किससे डरते हैं? तो वह पुलिस से डरते हैं, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी कानून और वो इस प्रकार के प्रोसेस से, इस प्रकार की प्रक्रिया से वो जो है वह डरते हैं और इसलिए वह वहां थाने जाकर अपनी रिपोर्ट नहीं लिखा पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पीड़ित सही भी होता है, उसे पता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद वह रिपोर्ट नहीं लिखाता है और पीड़ित स्वयं जो है वह डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चों, आपने देखा है कि आजकल आप घर पर रह रहे हैं तो आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सीरियल चल रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से क्राइम होता है ना। विक्टिम किस प्रकार से थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद उसे किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, ये भी हम देख पा रहे हैं। और इन सब कारणों की वजह से जो है उनको जो उचित सजा मिलनी चाहिए वो सजा उन्हें नहीं मिल पाती और फिर ऐसा होता है कि वो अभी छोटे और फिर बाद में किसी बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जैसे अपराध एवं अपराधियों का जो अध्ययन किया गया है वह किसी भी समाज में अपराध की संख्या में जो है वह कमी नहीं आई है। दिन पर दिन जो है वो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, नए नए तरीके से क्राइम किए जा रहे हैं, नया नया तरीका अपना रहे हैं जिसको हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी दिमाग में वो सारी चीजें चलती है।
तो बच्चों, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए 20वीं शताब्दी में पीड़ित व्यक्ति जो है वो केंद्र बिंदु के रूप में रहे हैं। और इसमें पीड़ित जो है वो केंद्र बिंदु रहे हैं, और साथ ही साथ उनके अंतर्गत पीड़ितों के ऊपर बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, समाज में वो किस प्रकार से अपनी उपयोगिता देख पाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो है वह पीड़ित सामने नहीं आ पाता है। फिर भी पीड़ितों को लाभ के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई है। वर्तमान में हम देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के साथ में जो कुछ भी नुकसान उनका होता है, चाहे वह शारीरिक आधार पर हो या भौतिक सुख सुविधा के आधार पर हो या मानसिक आधार पर हो, तो इसकी पूर्ति भौतिक सुविधा के रूप में तो कर दी जाती है, लेकिन मानसिक तौर पर पूर्ति जो है वह नहीं हो पाती। तो इसी आधार पर जो हमारे वैज्ञानिक है, लोम्ब्रोसो है, गेराफेलो है और तथा टार्ट जैसे विद्वान हैं, इन्होंने हमारा ध्यान पीड़ितों की ओर आकर्षित किया है, जिसमें अपराधी को अपराध करने के लिए बाध्य कर देता है। अपराध में पीड़ित की भूमिका की ओर आकर्षित करने का प्रयास 1941 में हंस ओन हेंटिंग नामक जर्मन अपराध शास्त्री ने किया। अधिकांश विद्वान जो है वो मेंडल होसन को पीड़ित शास्त्र का पिता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही 1947 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। यह वह विज्ञान है जिसमें पीड़ित शास्त्र जिसमें समस्या को समझने एवं पीड़ित के परिप्रेक्ष्य को जानने पर बल दिया है मेंडल होसन ने। और मेंडल होसन ने जो एक डेफिनेशन प्रस्तुत की है वो इस प्रकार है: पीड़ित शास्त्र अपराध शास्त्र के समांतर विज्ञान अथवा अपराध शास्त्र के समान विज्ञान अथवा अपराध शास्त्र के विपरीत विज्ञान को कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित को समानांतर के रूप में देखा जाता है, और साथ ही साथ इनको समानांतर या उसके बराबर देखा जाता है, क्योंकि पीड़ित शास्त्र में उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से उन्हें हानि पहुंची हो एवं शारीरिक चोट पहुंची हो। ये पीड़ित मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार पीड़ित के किसी भी पक्ष में से संबंधित अध्ययन को पीड़ित शास्त्र कहा जाता है। अब इस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि पीड़ित अधिकांश मानसिक तौर से गुजरता है, और उसमें अपराध में पीड़ित की क्या भूमिका होती है, हम इस बारे में भी हम अपना दृष्टिकोण हम देखते हैं। पीड़ित के अपराध में किस प्रकार की भूमिका होती है। अधिकांश पीड़ित जो अपराधी होते हैं बच्चों, कई बार अपराध करने के लिए पीड़ित ही मजबूर कर देते हैं, है ना। आप लोगों ने जिस प्रकार से सीरियल में आप देख पा रहे हो, है ना, बहुत बार अपराधी की नियत नहीं होती कि वह उस प्रकार का क्राइम करे, लेकिन उसे उकसाया जाता है, उसे उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है, और कभी और जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना चाहते हुए भी वह बलात्कार जैसा कार्य कर बैठता है। वैसे भी समाज में अपराधी के प्रति घृणा एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति होती है। हमेशा सदैव पीड़ित कमजोर एवं निष्क्रिय व्यक्ति समझना और अपराधी को क्रूर एवं मजबूत समझ लेना ये सही नहीं है, यह उचित नहीं है। परंतु यह भी अनिवार्य नहीं है कि पीड़ित सदैव अपराधी को उकसाता है। कई बार अनेक निर्दोष व्यक्ति भी अपराध का शिकार हो जाते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनकी क्या भूमिका के रूप में हम यही देख पा रहे हैं कि बहुत बार
पीड़ित जिम्मेदार होता है अपराध उस उक्त अपराध करने के लिए, तो बहुत बार अपराधी भी स्वयं जिम्मेदार होता है उस कृत्य को करने के लिए। बच्चों, इस प्रकार से अपराध में पीड़ितों की इस प्रकार से भूमिका रहती है। और इसी प्रकार अब हम देख सकते हैं कि पीड़ितों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। तो पीड़ितों के वर्गीकरण के रूप में हम मेंडल सोहन का वर्गीकरण है जिन्होंने भूमिका के आधार पर पीड़ितों के दोष की मात्रा के योगदान के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा है। उसमें पहला है निर्दोष या अबोध पीड़ित। अब निर्दोष या अबोध पीड़ित कौन से व्यक्ति होते हैं? ऐसे व्यक्ति एवं बच्चे जो अपराधी को देखकर ही अपना होश खो बैठते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता उस समय क्या करना चाहिए, और जब हम होश में रहते हैं तो ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे साथ इस प्रकार का कभी कोई अपराधी कृत्य हुआ तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीजें सोच कर रखते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसा करते तो शायद ये अपराध नहीं होता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपराधी उस कृत्य को अंजाम देने की कोशिश करता है तो हमारा माइंड ही काम नहीं करता, हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है, जिसमें हम यही नहीं समझ पाते कि हमें उस समय पर क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मुझे यही समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे हुआ एक्सीडेंट। कुछ समय के लिए माइंड एकदम ऑफ हो जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से क्राइम भी, अगर अपराधी क्राइम करने के लिए हमारे साथ जुड़ता है, हमारे घर पर आता है या कहीं बाहर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बहुत बार हम जो है हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है कि हमें उक्त समय पर क्या करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा अज्ञानी पीड़ित व्यक्ति होते हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं, इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को हम देख पाते हैं जैसे जो महिलाएं बच्चा नहीं चाहती हैं, गर्भपात करने के लिए नीम हकीम के पास जाती है या किसी ऐसे वैद्य के पास जाती है जिसमें उनका वह समस्या का समाधान तो नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जान गंवा बैठती है। तो इस प्रकार से अज्ञानी पीड़ित व्यक्ति होते हैं। तीसरे रूप में हम देख सकते हैं दोषी पीड़ित एवं स्वैच्छिक पीड़ित। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपराध होने पर अत्यंत मानसिक तनाव में रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे हम बलात्कार केस को हम देख सकते हैं। बहुत सारे बलात्कार केस ऐसे होते हैं कि वह समाज से, परिवार से और समाज से वह सामना नहीं कर पाती है, और बहुत बार होता है कि वह सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है और अपने जान से हाथ धो बैठती है। तो इस प्रकार से स्वैच्छिक पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, और जो जैसे मैंने अभी कहा कि बलात्कार के रूप में, वैसे एक दूसरा स्टेज पे आता है जैसे गंभीर बीमारी। ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसमें उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति उस प्रॉब्लम से बहुत दिन जूझ नहीं पाता है, अपने आप को वो उस समस्या का समाधान उसको नहीं मिलता है, जिसके कारण वह यही सोचता है कि सबसे अच्छा तो है कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूं। और चौथा जो है वह दोषी पीड़ित। ऐसे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, मतलब उस व्यक्ति की मंशा नहीं होती है कि वह अपराध करे, लेकिन बहुत बार पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, वह व्यक्ति वह अमुक कृत्य करने के लिए, कहना चाहिए वह अपराधी कृत्य करने के लिए जो है वह बाध्य करता है। तो ये चौथे प्रकार का ये हो गया। और पांचवें प्रकार में दोषी प्रकार के पीड़ित ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध करते हैं तथा स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं और मारे भी जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसे बलात्कारी होते हैं जो अपनी आत्म सुरक्षा के प्रयास में जो है वह मारा जाता है। वह अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए जो है वह स्वयं मारा जाता है। और छठवां जो है वो उत्तेजक पीड़ित। वे व्यक्ति होते हैं जो न्याय प्रशासन को गुमराह कर दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो न्याय प्रशासन को गुमराह करते हैं?
आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे सीरियल में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से न्याय प्रशासन को गुमराह किया जाता है और वह छूट जाते हैं, और ऐसा ये दोष मुक्त भी हो जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो कि अपराध नहीं करता है ना, उसको सजा हो जाती है। तो ये इस उत्तेजक पीड़ित इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार ये छह प्रकार मेंडल होसन ने 6 प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने इस माध्यम से किया है। उसके बाद दोष की प्रकृति के आधार पर वह पीड़ितों को 4 भागों में विभाजित किया है। दोष की प्रकृति के आधार पर उसमें है पहला डकैती से पीड़ित, दूसरा हत्या से पीड़ित, तीसरा अपहरण एवं फिरौती से पीड़ित, और चौथा है उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति, वाहन चोरी के पीड़ित, धोखाधड़ी के पीड़ित, हमलों तथा धमकियों द्वारा पीड़ित, यौन उत्पीड़न के पीड़ित, हमलों तथा धमकियों के पीड़ित, उपभोक्ता एवं धोखाधड़ी के पीड़ित। तो इस प्रकार इन 6 के अलावा दोष की प्रकृति के आधार पर अन्य वर्गीकरण भी किया गया है। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में। अब हम बात करते हैं कि पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। अपराध की घटना को पीड़ित की दृष्टि से देखना। अपराध जो भी घटना घटित होती है वह घटना को पीड़ित के दृष्टिकोण से देखा जाना। पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो वह होता है पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसमें अपराध की घटना को पीड़ित के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं बच्चों, आपने देखा ही होगा कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें केंद्र बिंदु कौन होता है? तो वह होता है पीड़ित ही होता है, और वह पीड़ित के दृष्टिकोण से ही देखकर और उनके व्यूज लेकर ही जो है वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके अंतर्गत पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो परिप्रेक्ष्य है उसको जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। उसमें है प्रत्यक्षवादी पीड़ित शास्त्र। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक उस तथ्य को खोजने का प्रयास करते हैं जिसमें पीड़ित ने अपने उत्पीड़न एवं अपराध में कहां तक योगदान दिया है। मतलब पीड़ित जो है, जिसको चोट पहुंची है, वह उत्पीड़न में, अपराध में कहां तक योगदान दिया है, मतलब उसका क्या योगदान रहा है उस अपराध में। हाँ, इस बारे में प्रत्यक्षवादी पीड़ित शास्त्र में देखा जाता है। ऐसे विद्वान पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से विभाजित कर व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। विद्वान सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे पीड़ित है, जिसको चोट पहुंची है, जिसको हानि पहुंची है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसका व्यू क्या है, समाज के प्रति वह क्या सोचता है, समाज के बारे में उसकी सोच क्या है। इस क्राइम को होने के बाद वो उसके व्यू को जानने की कोशिश की जाती है कि वो उसके साथ इस प्रकार की अमुक घटना घटित हुई तो उसके बारे में वह क्या सोचता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो बच्चों, मनोवैज्ञानिक जैसे कि मानसिक तौर पर देखा जाता है, तो मानसिक तौर पर किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो उनमें किस प्रकार की चीजें मन में उत्पन्न हो रही है। क्या वो बदला लेना चाहते हैं या वो स्वयं बदला लेना चाहते हैं, या पुलिस के माध्यम से जो है उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, या वो अपने इस मानसिक विकार से उबर नहीं पाते हैं और वो सुसाइड करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनको उस जो कृत्य हुआ है उस कृत्य से हटने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपको डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला उस कृत्य का या उस अपराध का करना है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य में हम इस दृष्टिकोण से देख पाते हैं। और दूसरा है अतिवादी पीड़ित शास्त्र। तो अतिवादी पीड़ित शास्त्र क्या है? तो बच्चों, इसके क्रियाएं जो है वो अपराध के पीड़ित को जीवित अनुभव से मिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें अपराध को भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से समुदाय के कुछ असुरक्षित समूहों पर केंद्रित कर देखा जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें जो क्रियाएं होती है, जो भी क्रिया आपराधिक क्रिया हुई, उसमें पीड़ितों के जीवित अनुभव, मतलब वो अब क्या अनुभव कर रहे हैं, मतलब दूसरे दूसरे व्यक्ति क्या अनुभव करते थे और वो क्या अनुभव कर रहे हैं, इस बारे में वो बात उनसे उनसे उनके व्यू को जाना जाता है अतिवादी पीड़ित शास्त्र में। कि यह अमुक कृत्य जो है वो एकमात्र वही व्यक्ति तो नहीं है जिसके साथ ये क्रिया हुई है। जैसे बलात्कार हुआ है तो बलात्कार एक वही व्यक्ति के साथ तो नहीं हुआ है ना, अन्य व्यक्तियों के साथ भी हुआ है। तो अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से वो किस प्रकार से उसको देख पाता है, और चूंकि वो उसके साथ वो अमुक क्रिया हुई है, अमुक क्रिया घटित हुई है, तो अब वो किस दृष्टिकोण से उस बात को देख पा रहा है। तो इस प्रकार से इस दृष्टिकोण से समुदाय के कुछ असुरक्षित समूहों को वह देखकर और उनको समझाने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार के कृत्य को दब कर या डर कर हमें अपना कार्य या प्रोसेस जो है वो आगे नहीं करना चाहिए। और तीसरा और आखिरी जो परिप्रेक्ष्य है वह है विविध पीड़ित शास्त्र। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्षवादी एवं अतिवादी पीड़ित शास्त्र के समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सभी पहलुओं का मतलब यह होता है कि उसके पारिवारिक आधार पर, उसके सामाजिक आधार पर, उसके पारिवारिक के साथ साथ उसके वह स्वयं के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से, इस प्रकार से सभी चारों तरफ के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर, हर पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पर उसके व्यूज जानने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से विवेचित पीड़ित शास्त्र में दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये एक विवेचित पीड़ित शास्त्र को परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा गया है। यह परिप्रेक्ष्य पीड़ित शास्त्र को एक अनुभाविक, तार्किक, वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। आपने देखा ही है कि सीरियल में जैसे दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो कहाँ गए थे, कहाँ, जैसे एक लड़की के साथ अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है, चाहे वो छेड़खानी का हो या बलात्कार का हो, तो वो व्यक्ति कहाँ था, तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ अगर छेड़खानी हो रहा था तो उसके लिए तुमने क्या किया। तो इस प्रकार उसके सारे व्यूज जाने जाते हैं। परिवार में अगर वो रहती है तो इसकी चर्चा उसने किससे की, परिवार में वह लोगों से इसकी चर्चा कर पाई कि नहीं, और वह अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात की चर्चा उसने की है कि नहीं, या वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई। तो इस प्रकार यह इस परिप्रेक्ष्य में तार्किक आधार पर वर्गीकरण करके, और इसीलिए इसको परिप्रेक्ष्य कहा गया है क्योंकि इसकी वैज्ञानिक आधार पर जो है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस प्रकार अनेक महिला पीड़ित शास्त्रियों द्वारा यह परिप्रेक्ष्य जैसे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न को समझने हेतु भी अपनाया जाता है। पीड़ित शास्त्र में हम महिलाओं के उत्पीड़न पर भी बात करते हैं कि महिला उत्पीड़न किस आधार पर पीड़ित अपराध को देख पाती हैं, अपराध को किस दृष्टिकोण से देखती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी व्यक्तियां बहुत डेयरिंग से उस क्राइम के विरुद्ध जो है वो आवाज उठाती है। आज आपने देखा ही है कि बहुत सारी स्त्रियां अब उस जो आपराधिक कृत्य होता है उसके विरुद्ध जो है वो आवाज उठाने के लिए सामने आती है। बहुत कम महिलाएं हैं जो कि उस कृत्य को दबा देती हैं, जबकि होना तो यही चाहिए कि पुलिस तक उस कृत्य को लेके जाना चाहिए और उनको पूरी बातें बताई जानी चाहिए, जिससे उस कृत्य को कम करने या उस कृत्य को जो है वह समाप्त करने की कोशिश की जा सकती है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अपराध पीड़ितों पर आधारित शोध को महत्व दिया जाता है। पीड़ित शास्त्र में किस पर ध्यान रखा जाता है, तो पीड़ितों के ऊपर। उनको केंद्र बिंदु कौन है, तो पीड़ित है। तो यद्यपि तीनों पीड़ित शास्त्र परिप्रेक्ष्य में कुछ अंतर है, लेकिन तीनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु अपराध के शिकार व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति है। तो साथ ही पीड़ितों के दृष्टिकोण से अपराध को समझने का प्रयास भी किया जाता है। अब हम देखेंगे
कि अब पीड़ित को जो नुकसान हुआ है उस अपराध के कारण, तो उसमें उनको मुआवजे के रूप में सरकार के द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि मुआवजे के रूप में किस प्रकार से समाज में कार्य हो रहा है। तो आज अधिकांश देशों में हम देखते हैं कि अपराध के पीड़ितों के मुआवजे पर वाद विवाद, अब डिबेट और कंपोजिशन ऑफ विक्टिम। आज अधिकांश देशों में नीति निर्माताओं द्वारा यह अनुभव किया जाने लगा है कि अपराधी को दंडित करने के साथ ही साथ उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। यद्यपि अपराधी के लिए दोषी तो अपराधी ही होता है, अपराध के लिए दोषी तो अपराधी ही होता है, किंतु हानि को अपराध का शिकार व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति होता है। यदि अपराधी पकड़ा जाता है तो उचित साक्ष्य न मिलने के कारण उसे छोड़ भी दिया जाता है, साथ ही साक्ष्य न मिलने पर उसे सजा भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चूंकि सजा नहीं होती इसलिए वो फिर बड़े अपराध को भी अंजाम देते हैं। किंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या आखिर पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाएगी? तो भौतिक साधनों द्वारा पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन बलात्कार हुए पीड़ित के मानसिक स्थिति को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, उसे किस प्रकार के मुआवजे द्वारा ठीक किया जाएगा? प्रश्न यह है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि अगर मानसिक तौर से उसकी मानसिक स्थिति अब बिगड़ गई है या वो डिप्रेशन पर चला गया, तो उसे किस प्रकार के मुआवजे से ठीक किया जाएगा? तो वानविज ने इंग्लैंड के पीड़ितों के प्रति किए गए अध्ययनों द्वारा नीति में 3 बातों का उल्लेख किया है। उसमें पहले नंबर पर 1960 से 1975 में इस समय राज्य द्वारा पीड़ितों को मुआवजे दिए जाने संबंधी प्रयास प्रारंभ हो चुके थे। 1960 से 1975 के बीच यह मुआवजे का जो प्रयास है वह किया जाने लगा था, जिसमें पीड़ितों को सरकार द्वारा इलाज कराया जाना। कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है, जिसमें पीड़ित की यथासंभव सहायता भी की जा रही है। दूसरे नंबर पे है 1975 से 1980 के बीच में, इसमें बलात्कार संकट जो बलात्कारियों के द्वारा जो संकट स्थापित हुआ है उस पर पीड़ित की सहायता योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इंग्लैंड में राष्ट्रीय पीड़ित संघ की स्थापना हुई और 500 योजनाएं पीड़ित महिलाओं के लिए लागू किए गए। यह कार्य इंग्लैंड में किया गया है। अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने भी पीड़ित को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया है। अनेक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तीसरे नंबर पे जो है 1980 के बाद की स्थिति। 1980 के बाद की स्थिति के रूप में अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पीड़ितों की सहायता करने तथा उन्हें न्याय दिलवाने के विशेष प्रयास किए गए। अब 1982 से 1988 के बीच हम देखते हैं कि अपराधी अधिनियम में पीड़ितों को मुआवजा देने को केंद्र बिंदु बनाया गया। कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों से पीड़ित व्यक्ति जैसे घरेलू हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि को मुआवजा दिए जाने के अनेक उपाय किए जाने लगे। इसमें गृह मंत्रालय द्वारा भी प्रयास किए जा रहे संबंध में अनेक निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे 1990 में पुलिस अधिकारियों के लिए यह निर्देश जारी किया गया कि अपराधियों के साथ साथ पीड़ितों के दृष्टिकोण के माध्यम से भी अपराध को समझने का जो है वह प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब केवल अपराधी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पीड़ित के दृष्टिकोण से भी उस अपराध को विशेष तौर पर देखा जाना चाहिए और उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 1991 में बाल दुर्व्यवहार के मामलों में वीडियो टेप साक्ष्य के रूप में लागू किए गए और 1994 में अपराध से संबंधी साक्ष्य को पीड़ित एवं पीड़ित के परिवारों के संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया और 1995 में नवीन राष्ट्रीय कानून बनाए गए जिसमें पीड़ितों को मुआवजे की राशि दिए जाने संबंधी कार्य किए गए। उसके बाद है 1996 में पीड़ितों के कानूनों में संशोधन किया गया
और 97 में पीड़ितों के राष्ट्रीय नेटवर्क एवं गवाही सहायता संबंधी कार्यक्रम को जो है वह लागू किया गया। और 1998 में अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि संभव हो तो अपराधियों से पीड़ितों के उत्थान हेतु सहायता करना चाहिए। माने जिसने अपराध किया है उस पर ही दबाव डाला जाता है कि वह पीड़ितों को जिस प्रकार का उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और 1999 में अपराध के पीड़ित नाम से विज्ञापन प्रकाशित किए जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 2001 में भी यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ितों के आधार पर कार्य किया गया। बंदियों की रिहाई संबंधी सूचना विज्ञापन प्रकाशित करने के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ये 2001 में यह कार्य किया गया। उसी प्रकार 2002 में भी पीड़ित के व्यक्तित्व बयान देने संबंधी विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाने चाहिए, यह सुविधा भी दी गई। तो इस प्रकार से इतने अधिक मुआवजे के वाद विवाद से संबंधित मुआवजे संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं कि वो पीड़ित को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए, कि हर संभव उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सभी देशों में पीड़ितों को मुआवजे के रूप में सभी देशों में मुआवजे देने के संबंध में अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पीड़ित को जो मानसिक क्षति होती है, जो कि जीवन पर्यंत रहती है, वो उस कृत्य को कभी भी भूल नहीं पाती। तो किसी भी प्रकार की उसको सुविधा दे दी जाए, लेकिन वह उससे निकल कर बाहर नहीं आ पाती। इसके लिए यही हो सकता है कि सरकार ने अगर मुआवजे हेतु बहुत सारे प्रयास तो कर ही रहे, लेकिन मुआवजे के रूप में जो भी दिया जा रहा है उससे उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसके लिए यही होगा कि अपराधियों के लिए जो कानून बन रहे हैं उनको वह कानून जो है वह कठोर बने एवं उसका पालन भी कठोरता से होना चाहिए, जिससे अपराधी उस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने हेतु वो डरे और वह किसी भी प्रकार से गलत कार्य न करे, तभी इसकी भरपाई की जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये जो लेक्चर है विक्टिमोलॉजी पर, वो मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।